हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेनिस एल्बो, जिसे हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस एंड लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेंडिनोपैथी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये आपका एक ओवरयूज सिंड्रोम है। टेंडिनोपैथी वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें आपके टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट। तो इसमें जो आपके टेंडन्स हैं वो आपके किसी न किसी मसल के टेंडन हैं, तो जिसमें मसल इन्वॉल्व होती है ना वो आपके एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, बेसिकली आपके फोर आर्म के। ठीक है, ये मसल्स जो हैं आपके एल्बो रीजन में, आपका जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है वहाँ पे जो एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट है वो भी लेटरल साइड वाला, वहाँ से ये मसल इन ओरिजिनेट होती हैं। और बहुत सारे केसेस में आपका जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस जो मसल है उसका इंसर्शन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो मेन है आपका एक्सटेंसर्स मसल्स जो कि लेटरल एपिकॉन्डाइल से ओरिजिनेट होती है। डन। नेक्स्ट, अब ये जो वर्ड है टेनिस एल्बो, मतलब इसको टेनिस एल्बो क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर को ही होता है। ओनली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो पेशेंट की है टेनिस एल्बो में 5% ही होंगे जिनको, जो कि आपके टेनिस प्लेयर होंगे और उन्हें टेनिस एल्बो हुआ है। अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो टेनिस एल्बो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक कोई भी ऐसा ओवर यूज़ एक्टिविटी जिसमें आपके जो टेंडन्स हैं, जो आपका ह्यूमरस का एंड है उसके नियर बाय जो अटैचमेंट है उसमें जो टेंडन्स है उसमें स्ट्रेस पड़ता है, आपके एल्बो में कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस पड़ता है, कोई कंप्यूटर वर्क है, हैवी लिफ्टिंग है, कोई फोर्सफुल सुपिनेशन या प्रोनेशन वाली एक्टिविटी है, रिपीटेटिव वाइब्रेशंस की वजह से, लाइक आपके बेसबॉल प्लेयर हैं या फिर बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, आपके स्विमिंग के जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्या होता है कि उनके भी टेनिस एल्बो उनको भी डेवलप हो सकता है क्योंकि वो रिपीटेटिव वर्क करते हैं अपने जो एल्बो रीजन में, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, अब कुछ आपके जो जॉब्स होते हैं ना उसमें भी वन साइडेड मूवमेंट होता है, लाइक इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, गार्डनर्स हैं, ये वन हैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करने के लिए, तो इनमें भी टेनिस एल्बो डेवलप हो सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन द एनाटॉमी ऑफ एल्बो जॉइंट, क्योंकि टेनिस एल्बो आपके एल्बो जॉइंट से रिलेटेड है। तो एल्बो जॉइंट आपकी बेसिकली 3 बोन्स से बनती है। एक आपका ह्यूमरस होता है, एक रेडियस, एक अल्ना। ह्यूमरस आपके अपर आर्म की बोन है, रेडियस अल्ना आपके लोअर आर्म की बोन है। अब जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड होता है उसमें 2 एपिकॉन्डाइल होते हैं, एक मीडियल एक लेटरल। अब जो एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम जो आपको टेंडरनेस फील होगा वो यूजुअली आपके डिस्टल रीजन पे होता है, ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे, वो भी लेटरल साइड पे, जहाँ पर आपकी एक्सटेंसर मसल्स जो होती है फोर आर्म की वो ओरिजिनेट होती है जहाँ से, राइट। और मोस्ट कॉमनली जो इसमें मसल इन्वॉल्व होती है वो आपकी होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, जिसे आप ECRB एब्रिवेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मसल्स हैं जो दूसरे केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनमें से लाइक आपका एक्सटेंसर डिजिटोरियम हो गया, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस हो गया, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस हो गया। तो कुछ कुछ केसेस में आपके ये मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और आपका जो रेडियल नर्व है ना वो भी इस रीजन से बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, और यहीं पर वो आपके सुपरफिशियल और एक इंट्रोशियाई नर्व, जो पोस्टीरियर इंट्रोशियाई ब्रांच और एक आपकी सुपरफिशियल ब्रांच में देता है, जो आपकी रेडियल नर्व है यहीं पे डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट है इसकी एटियोलॉजी, जो आपका लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेंडिनोपैथी है, ये एक ओवरयूज इंजरी है, तो जिसमें आपका जो हाइलिन डीजनरेशन है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है आपके एक्सटेंसर टेंडेंस के ओरिजिन पॉइंट पे, रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से। मतलब जो ये डिजीज़ है ना उसके अर्ली स्टेज में आपको इन्फ्लामेशन दिखेगा, देन इसमें माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आने लगते हैं, जैसे जैसे आपका जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, देन उसमें एंजियोफिब्रोब्लास्टिक हाइपर जो आपकी प्लेजिया है वो डेवलप होने लगती है ECRB के ओरिजिन में। ECRB इज़ योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, सो जिसकी वजह से ना फिर इट विल लीड्स टू माइक्रोस्कोपिक टीयर। ठीक है, माइक्रो से वो जो टीयर है वो मैक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है आपके जो ओरिजिन है ECRB का वहाँ पर। कुछ डीजनरेटिव प्रोसेसेस आपके लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेंडिनोपैथी में दिखने को मिलते हैं, जिसमें आपका बेसिकली एक डीजनरेटिव कंडीशन है, तो जिसमें आपकी फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी है ना, फिब्रोप्लास्टिक एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका जो ग्रेन्युलेशन है, जो टिश्यू में जो ग्रेन्युलेशन का फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाता है टेंडेंस के अंदर। ठीक है, हाइपोवेस्कुलैरिटी की वजह से भी आपका जो LET है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेंडिनोपैथी, वो डेवलप हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जो आपका टेंडिनियस रीजन है ना वो एक ऐसा एरिया है जिसमें रिलेटिवली आपका जो वेस्कुलैरिटी है वो बहुत कम है, यानी कि ब्लड की सप्लाई काफ़ी कम है। तो जो टेंडिनियस यूनिट्स है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अगर रिपीटेटिव फोर्स या एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन उसमें लग रहा है तो उसको एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ट्रांसमिट थ्रू द मसल, तो रिजल्टिंग इन द
डिलेइंग ऑफ फंक्शनल टॉलरेंस, आपका जो टेंडन है वो टोलरेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज़ द सिम्टम्स, जिसमें आपका पेन रहेगा और पैल्पेशन में भी पेन रहेगा। जो आपका एक्सटेंसर मसल का जो ओरिजिन पॉइंट है लेटरल एपिकॉन्डाइल में, वहाँ पे पैल्पेट करने से पेन फील होगा। कई बार ये पेन रेडिएटिंग भी हो सकता है, अपवर्ड भी रेडिएट कर सकता है अलॉन्ग योर अपर आर्म, और डाउनवर्ड भी रेडिएट कर सकता है अलॉन्ग द फोर आर्म। ठीक है, सो वेरेन के अकॉर्डिंग ना इन्होंने जो ये इंजरी है इसको 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है बेसिस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स। जैसे जैसे सिम्टम की इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 स्टेजेस में टेनिस एल्बो को रखा है। फर्स्ट जो स्टेज होता है स्टेज 1, उसमें फेंट पेन होता है। कोई भी एक्टिविटी करने के बाद कुछ घंटे तक थोड़ा बहुत कपल ऑफ आवर्स यू कैन फील द पेन, दैट इज़ स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जिसमें आपका जो एल्बो मूवमेंट है वो परफॉर्म हुआ है, उसके बाद पेन होगा एंड में एक्टिविटी के, वो आपका सेकेंड स्टेज है। जो थर्ड स्टेज है उसमें आपकी एक्टिविटी के दौरान पेन होगा, और इतना पेन हो सकता है कि आपको वो एक्टिविटी सीज करनी पड़े, रोकनी पड़े, राइट। फोर्थ जो स्टेज है उसमें कांस्टेंट पेन रहेगा। कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे, एल्बो रीजन में कुछ एल्बो का मूवमेंट ही नहीं करेंगे, राइट। और अदर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, रिस्ट एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपके जो पोस्टीरियर शोल्डर मसल्स हैं उनकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जो ग्रिपिंग हो गया या फिर कोई भी चीज़ को कैरी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए, ठीक है, जिसमें आपकी जो स्पेशली एल्बो की जो एक्सटेंसर्स मसल्स होती है ना, जिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, वो एक्टिविटी वीक हो जाती है, उनमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ योर फिंगर एक्सटेंसर, सुपिनेटर्स की वीकनेस हो जाती है कई बार, तो ग्रिपिंग और होल्डिंग जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जिसके अंदर आप पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, देन यू कैन क्वेश्चन अबाउट द एक्टिविटी लेवल, मेडिकेशन, मेडिकल प्रॉब्लम, सिम्टम्स, देन यू कैन पैल्पेट द टेंडरनेस अराउंड योर ECRB टेंडन। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल को आप पैल्पेट करके वहाँ पे टेंडरनेस देख सकते हैं। सिवियरिटी चेक करने के लिए यू कैन गो फॉर द डायनामोमीटर, जिसमें आपकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो मेजर हो सकती है। देन यू आर गो थ्रू द पेशेंट रेटेड टेनिस एल्बो इवैल्यूएशन क्वेश्चनियर। ये बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चनियर है जो कि डिज़ाइन किया गया आपके फोर आर्म पेन को मेजर करने के लिए, पेशेंट की डिसेबिलिटी मेजर करने के लिए लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस में कितनी है। ठीक है, देन यू कैन परफॉर्म कोजेंस टेस्ट। कोजेंस टेस्ट को हम रेस्ट्रिक्टेड रिस्ट एक्सटेंशन टेस्ट भी कहते हैं। सो बेसिकली इसमें किया क्या जाता है, जो पेशेंट का एल्बो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन में ना आपको स्टेबलाइज करना है, देन उसके लेटरल एपिकॉन्डाइल को एक हाथ से पैल्पेट करना है। आपको दूसरे हैंड को पेशेंट के हैंड पे रखना है, एंड पेशेंट का जो हाथ है उसे आपको प्रोनेशन में लाना है, देन उसको रेडियली डेविएट करना है। ठीक है, प्रोनेशन एंड रेडियल डेविएशन के बाद अब आपको पेशेंट से कहना है कि वो रिस्ट का एक्सटेंशन करे और आपको उस मोमेंट को रेजिस्ट करना है। ठीक है, अब अगर इस मोमेंट के दौरान आपने जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया पेशेंट को, उसने रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म किया, इस दौरान अगर पेशेंट को कोई शार्प, सडन या सीवियर पेन फील होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल में, दैट मीन्स द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हम ना चेयर टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसके अंदर आपको पेशेंट को जो है चेयर के बैक पे खड़ा करके उसको ग्रास्प करने के लिए बोलना है कि वो जो चेयर है वो चेयर के पीछे खड़ा होकर के चेयर को उसको लिफ्ट करना है बेसिकली। और वो कैसे लिफ्ट करना है, उसके 3 फिंगर्स से। ठीक है, जो थंब रीजन होगा, इंडेक्स फिंगर होगा और जो लॉन्ग फिंगर होगा, उन 3 फिंगर्स से उसे चेयर को ग्रिप करके देन चेयर को होल्ड करने की कोशिश करनी है। और जो ये टेस्ट परफॉर्म करेगा उस वक्त जो पेशेंट का एल्बो होगा वो फुल्ली एक्सटेंडेड होगा, तो एक्सटेंडेड एल्बो के साथ जब चेयर को उठाने की कोशिश करेगा 3 फिंगर्स की हेल्प से, तो उसको बहुत ही सडन सा पेन फील होगा लेटरल एपिकॉन्डाइल पे, तो दैट मीन्स द टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर टेनिस एल्बो। नेक्स्ट हम इसमें टेस्ट जो परफॉर्म कर सकते हैं वो है हमारा मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट के अंदर आपको पेशेंट को जो है सीटेड पोजीशन पे रखना है और जो अपर एक्सट्रीमिटी है उसे बिल्कुल रिलैक्स कर देना है साइड में। ठीक है, आपके एल्बो एक्सटेंडेड रहेंगे, अपर एक्सट्रीमिटी रिलैक्स रहेगी। नाउ यू कैन एग्जामिन द पैसिवली स्ट्रेच द रिस्ट एंड इनफ्लेक्शन एंड प्रोनेशन। आपको क्या करना है, पैसिवली जो रिस्ट है उसे स्ट्रेच करना है फ्लेक्शन में और प्रोनेशन में। ठीक है, अगर लेटरल एपिकॉन्डाइल में पेन आता है आपके पैसिव स्ट्रेच से, दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज योर मॉल्सले टेस्ट। इन दिस टेस्ट द एग्जामिनर रजेस द एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हैंड, जो उसके हैंड का थर्ड डिजिट होगा उसके जो एक्सटेंशन है ना उसको आपको रजिस्ट करना है वाइल पैल्पेटिंग द लेटरल एपिकॉन्डाइल। एक हाथ से आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल को पैल्पेट करना है, दूसरे हाथ से आपको जो उसकी थर्ड डिजिट जो है हैंड की उसके एक्सटेंशन को रजिस्ट करना है। अब अगर यहाँ पे भी पेन आता है तो मॉडलेस टेस्ट भी पॉजिटिव है। उसके बाद आप कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, लाइक आप अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसमें आपका थिकनेस वगैरह भी पता चल जाएगा इन्फ्लेमेशन की। उसके बाद आप एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम कराया जा सकता है जो आपकी ECRB मसल है उसकी। उसके बाद आप MRI भी देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट पार्ट, जो नॉन ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके अंदर तो आपको रेस्ट या फिर थोड़ा सा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एनासिड्स दिए जाते हैं जो पेन वगैरह उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद आपके जो एल्बो है उसको काउंटर फोर्स करने के लिए ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। एंड देन इंजेक्शन भी यूज़ होता है आपके इसमें सब पेरियोस्टियल रीजन में, एक्सटेंसर ब्रेविस मसल जहाँ ओरिजिनेट होती है वहाँ पे ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं। तो ये आपका नॉन ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट था। आपका कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, इसमें कुछ ओपन सर्जरी होती है जिसमें छोटा सा इंसिजन आपके एल्बो रीजन में किया जाता है, और कुछ आपकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। नेक्स्ट वी कैन गो फॉर द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर टेनिस एल्बो, जिसमें पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट एडवाइस, मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, देन यू कैन यूज़ सम मोडालिटीज़, आइस मसाज, US टेंस, लेज़र, शॉक वेव थेरेपी, और आप कुछ एक्सरसाइज भी करा सकते हैं स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग की, मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं, मिलिंगन मोबिलाइजेशन कराया जा सकता है विद मूवमेंट, एंड स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेनिस एल्बो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।